जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेहनत कर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और बायोलॉजी की क्लास 2 आज हम करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और सेल के बारे में थोड़ा सा समझना शुरू किया था। हमने लास्ट क्लास का मैं एक बार फटाफट रिवीजन कराता हूं। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, शुरुआत में सिर्फ जूलॉजी ब्रांच थी, बॉटनी बाद में आई। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल ही है और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। साइटोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ सेल। को एक चीज लिख लेना, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस नहीं करा था कि व्हाट इज दी साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछे साइटोलॉजी क्या है, तो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक, लेकिन वो डेड सेल था। लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? बताओ, एंटनी वॉन लिविनहॉक ने। सेल थ्योरी किसने दी थी? शील्ड एंड स्वान ने। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। उसके बाद ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? फीमेल्स में ओवम, जबकि स्मॉलेस्ट सेल्स होता है मेल में स्पर्म। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल, ब्रेन्स में। फिर उसके बाद हमने सेल ऑर्गन्स पढ़ने शुरू करे थे। सबसे पहले हमने माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, जिसको बोला जाता था पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोला गया था? क्योंकि वो पावर जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को रिसीव करके क्रेब साइकिल चला के वो ग्लूकोज बनाता है और उस ग्लूकोज को बना के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। जब वो एनर्जी बना लेता है तो फिर उसको बाकी ऑर्गेनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके कौन आ रहा था? गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस क्या काम करता है? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है सारे ऑर्गेनल्स में। और लास्ट में हमने इसमें पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? पिलर ऑफ द सेल, जो सेल का शेप एंड साइज मेंटेन करने में मदद कर रखता है, इसलिए उसको क्या बोला गया था? पिलर ऑफ सेल। ये कितने तरीके के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? दो, एक स्मूथ ईआर और एक रफ ईआर। स्मूथ ईआर क्या करती है? फैट सिंथेसिस, और जबकि रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। तो 3 ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे। सेल के बारे में हमने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम आगे ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं। ठीक है। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं राइबोसोम्स। क्या जी? राइबोसोम्स। तो देखिए राइबोसोम्स होते क्या है। तो राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल है, चाहे एनिमल्स की बात कर लो। ठीक है। एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम। एनिमल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम होता है राइबोसोम्स। ये क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। अभी देखो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये प्रोटीन कैसे बनाता है? अभी जब हम जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे ना, डीएनए और आरएनए, इसके बाद 1-2 क्लासेस में आने वाली में जब हम जेनेटिक मटेरियल को पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल देखेंगे कि आरएनए होते हैं 3 तरीके के, एमआरएनए, टीआरएनए और बीच में आरआरएनए। ये आरएनए का साथ मिलके राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है। आपको पूरी साइकिल बताऊंगा मैं कैसे बनाता है। बड़ी आसान और बड़ी मजेदार साइकिल है। उससे आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हो कैसे रहा है। ऐसी जब मैं एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमने खाना खाया है उससे फाइनली ग्लूकोज कैसे बन रहा है। अभी आपको क्या लगता होगा कि डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बन गया? नहीं, डाइजेशन होने के बाद वो सारी चीजें सेल्स में जाती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। वो सारी चीजें हम वहां पढ़ेंगे। अभी आप राइबोसोम्स को समझिए। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या सिंथेसिस करता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमारी मसल्स पावर करता है, एम्पावर करता है मसल्स को। ठीक है। अब देखो प्रोटीन बेसिकली 2 तरीके, ये राइबोसोम्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है 70S और एक होता है 80S। आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो देखेंगे राइबोसोम्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। यहां पर S है सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है भैया? जो बाहरी चीज होती है वो कहां आके बैठ जाती है? नीचे। जब आप किसी भी चीज को सेडिमेंट्री प्रोसेस पे लेके जाते हैं, जैसे आप दूध और दही को क्या कर, दूध को जब बहुत तेज आप फेंटते हैं, घुमाते हैं, तो हल्की चीज होती है मलाई जो ऊपर आ जाती है, भारी चीज होता है मट्ठा जो नीचे चला जाता है, या दूध वो नीचे चला जाता है। तो राइबोसोम्स होते हैं 2 तरीके के, एक 70S दूसरा 80S। जो 70S राइबोसोम्स होता है ना, वो पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। किसमें जी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
उनके अंदर कौन सा राइबोसोम्स पाया जाता है? 70S। ये लाइटर होता है। लाइटर मतलब ये थोड़ा हल्का होता है, ये सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अभी आप आगे पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो खुद इतने सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, तो उनके अंदर राइबोसोम्स भी सिंपल वाला पाया जाता है, हल्का वाला, लाइटर वाला पाया जाता है। ठीक है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, पेड़ पौधे, सब जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबके अंदर जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो हैवी राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं 80S। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 70S 80S क्या है? कुछ नहीं है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। जो 70S है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, और जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बहुत सारे प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनके अंदर जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 80S। अभी मैं आपसे बोलूं सियार में कौन सा राइबोसोम्स पाया जाएगा? 80S। भालू में, हाथी में, शेर, चीते, मगरमच्छ, मछली, सब में कौन सा राइबोसोम्स पाया जाएगा? 80S। जबकि मैं बात करूं बैक्टीरियाफाज में, या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरसेस, उनके अंदर कौन सा राइबोसोम्स पाया जाएगा? तो 70S। क्या काम करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कैसे करता है वो भी हमें आगे पढ़ना है। ठीक है जी। तो राइबोसोम्स के बारे में यहां पे तो आप इतना ही सिर्फ जानकारी रखें कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और साथ में ये 2 तरीके का होता है। अब हमारा चौथा, तो हमने देखो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स में क्या पढ़ लिया था उस क्लास में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने पढ़ लिया था गोल्गी एपरेटस, उसके बाद पढ़ लिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी पढ़ लिया राइबोसोम। ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले वैक्यूल्स। देखो जी, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि वैक्यूल्स ह्यूमन सेल्स के अंदर होता है या नहीं। भाई होता है। सबसे पहली बात तो दिमाग में बांध लो, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है। लेकिन बहुत सारी जगह ये बताया जाता है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होता। इट कांट बी पॉसिबल। हम सबके सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होता है। अब बात आती है कि इस वैक्यूल्स का काम क्या होता है। इस वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज ऑफ लिक्विड। स्टोरेज ऑफ लिक्विड। एक बात बताइए, क्या हमारी बॉडी बिना पानी के, बिना लिक्विड के अच्छे से काम कर पाएगी? नहीं। तो सेम हमारे सेल के अंदर, सेल के बाकी ऑर्गन्स को भी काम करने के लिए पानी की, लिक्विड की जरूरत होती है। तो वैक्यूल्स को एक काम दिया गया कि वैक्यूल्स भाई देख, तेरा सिर्फ एक काम होगा कि क्या, कि तुझे अपने अंदर पानी भर के रखना है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को, या मान के चलो गोल्गी एपरेटस को, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, लाइसोसोम को, किसी को भी प्यास लगेगी तो तुझे चुपचाप अपना पानी निकाल के इनको दे देना है। जो तेरे में पानी स्टोर है, उस स्टोर पानी में से तुझे क्या कर देना है? इन सबको पानी बांट देना है। तुझे बंटवारे का काम करना है। वैक्यूल्स ने बोला ऐसे तो मेरा पानी खत्म हो जाएगा। तो वैक्यूल्स को समझाया गया कि जब तेरा पानी कम होने लगेगा तो तू ब्रेन से जाके बोलियो कि भाई इसको बोल पानी पिएगा, प्यास लग, ब्रेन से बोल इसको प्यास लगवा दे, और जैसे हमें प्यास लगेगी ये बंदा पानी पी लेगा, और जैसे वो पानी पिएगा फिर पानी छाट के तू अपने अंदर भरता रहियो। वैक्यूल्स ने बोला ये बात सही है। तो आपको पता है होता क्या है? ये हमारा सेल है। ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये सब हमारे सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, है ना। तो इन सबको काम करने के लिए पानी की जरूरत है। पानी कौन स्टोर करके रखता है अपने अंदर? वैक्यूल्स। और जैसे जैसे इनको पानी चाहिए होता है, वैक्यूल्स इनको वाटर, लिक्विड देता रहता है। समझे जी। अब देखो, जैसे ही वैक्यूल्स अपने अंदर का स्टोर लिक्विड इनको देगा, वैक्यूल्स के अंदर लिक्विड की कमी हो जाएगी। तुरंत हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि बोल इसको, ये जो बैठा है ना कुर्सी पे आराम से, पानी पिएगा, प्यास लग रही है हमें। तो तुरंत हमें प्यास कब लगती है? जब हमारा वैक्यूल्स खाली हो जाता है। खाली नहीं, कम हो जाता है पानी। खाली होगा तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। जैसे ये 20 या 30% खाली होता है, तुरंत हमें प्यास लगने लगती है। जैसी प्यास लगे तुरंत पानी पी लिया करो, सूखे मत मरा करो। बहुत से होते हैं प्यास बर्दाश्त करते हैं। प्यास बर्दाश्त करके क्या करेगा इंसान भाई? तुम प्यास बर्दाश्त कर रहे हो, नीचे तुम्हारा सेल हिल जाएगा पूरी तरह। समझे। तो जब वैक्यूल्स अपना पानी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो अब आपको प्यास लगती है, आपको नहीं, मुझे भी।
सबको। कई बार क्या हो जाता है, हम पानी पीना कम कर देते हैं। क्यों बोला जाता है कि पानी आप प्रॉपर पियो? क्योंकि आप पानी प्रॉपर पियोगे ना तो आपका पूरा सेल तरोताजा रहेगा, और आपका सेल तरोताजा रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी तरोताजा रहेगी, आपका ब्लड प्योरीफाई अच्छे से होगा। लेकिन आपने कसम खा रखी है, नहीं पानी नहीं पीऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके वैक्यूल्स में पानी की कमी होने लगेगी। पानी की कमी होने लगेगी। अगर आपके वैक्यूल्स बॉडी में 50% से कम पानी होने लगे तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तब आप भागे 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 डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर देखियो हमारा लीवर काम ना कर रहा, हमारा पेट काम ना कर रहा। डॉक्टर बोलेगा जांच में बहुत सीरियस इशू है, आपके सर्जरी करनी पड़ेगी, 50 लाख का खर्चा आएगा। आजकल के डॉक्टर बहुत बहकाने लगे हैं। देखो एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, ठीक है, वो गायनोकोलॉजिस्ट है, वो प्रेगनेंसी वाली वुमेन्स को देखती है। अब एक दिन मैं लेके गया था अपनी भाभी को, भाभी हमारी, वहां पर एक बेचारी मदर आई, काफी गरीब, 4 बच्चे का महीना, 4 बच्चे मतलब 4 महीने का बच्चा था जो उसके पेट में मर गया था और सड़ रहा था। तो वुमेन बेचारी आई उसके पास, वो औरत, उसने बोला डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, गवर्नमेंट अस्पताल में जा रही हूं तो वो मेरा ऑपरेशन करने के लिए मना कर रहे हैं, मुझे डेट दे रहे हैं, आप 4 महीने बाद आना, फलाना तारीख में आना, इतने तो मैं बहुत मेरा दर्द हो रहा है, मेरे पे पैसे नहीं है, प्लीज आप 5-10 हजार रुपए लेके मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। वो डॉक्टर ने MBBS MD MCH सब कर रखा था, लेकिन उसको ऑपरेशन करने से मना कर दिया कि अगर यहां पे आपको ऑपरेशन कराना है तो पहले आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। मैं बैठा था देख के, मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं गया डॉक्टर से बात करने। डॉक्टर उल्टा मेरे पे उल्टा पड़ गया, फीमेल थी, कि ऐसे तो हम समाज सेवा करने लगे तो हो गया काम। बताओ आप, MD MCH MBBS क्या फायदा? इंसानियत की तो आप नर्सरी क्लास में फेल हो गए, है ना? क्या फायदा आप इतनी हायर डिग्री ले लेके बैठे हो? इंसानियत की तो आपने नर्सरी क्लास भी पार नहीं करी। इसलिए बोला जाता है ह्यूमैनिटी पढ़ो, ह्यूमैनिटी समझो, ठीक है? चलो टॉपिक पर आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आजकल के पढ़े लिखे इंसान कैसे कैसे होते जा रहे हैं। इससे सही तो कोई अनपढ़ होता, वो भी मदद कर देता उसकी, ठीक है? अब जब हमारे पास वैक्यूल्स की कमी, पानी की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? डिहाइड्रेशन। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको भर्ती करेगा और आपके सलाइन वाटर चढ़ा देगा, नमक का पानी। आयंस की भी कमी पूरी हो जाएगी और साथ में पानी की भी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन सपोज दैट कि आपके वैक्यूल्स में 40% से कम पानी हो गया है, तब आपका मरने से आपको कोई नहीं बचा सकता। तब तो भैया एक ही गाना गाना पड़ेगा, राम नाम सत्य, ठीक है? तो अगर आपके वैक्यूल्स में 40% से ज्यादा पानी की कमी हो जाए तो फिर हम डिहाइड्रेशन से हमारी डेथ हो जाती है। इसलिए जब भी प्यास लगे, ज्यादा भूखे प्यासे मत रहना, पानी टाइम से पी लिया कर। अब एक क्वेश्चन आपके साथ मन में आ रहा होगा कि हमारी बॉडी में टोटल कितने % पानी होता है? तो लगभग 70% हमारे बॉडी में पानी होता है। क्योंकि देखिए हम चावल खा रहे हैं, चावलों में पानी होता है, दूध पी रहे हैं वो भी लिक्विड है, बाकी हम साग सब्जी खा रहे हैं उसमें भी तरी होती है, दाल पी रहे हैं उसमें भी पानी होता है, फल फ्रूट खा रहे हैं उसमें भी जूस होता है। तो मेजरली हम जितनी भी चीज खा रहे हो सब में किसी ना किसी अमाउंट में लिक्विड जरूर होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में अगर सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसी चीज का होता है तो किसका होता है जी? वाटर का, लिक्विड का, ठीक है? और अगर लिक्विड की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो जाए तो डॉक्टर क्या चढ़ाता है हमें? सलाइन वाटर, ठीक है जी? कमजोरी आ जाए तो ग्लूकोज चढ़ा देता है, पानी की कमी हो जाए तो सलाइन वाटर चढ़ा देता है, ठीक है? और ये काम किसका होता है वाटर को स्टोर करने का? तो वैक्यूल का, ठीक है? तो आप वैक्यूल्स का काम भी समझ गए, पानी को स्टोर करता है। अब आप खुद बताओ, इंसान को पानी ज्यादा चाहिए, पेड़ पौधों को? पेड़ पौधों को, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए। और पानी स्टोर करने का काम किसका है? वैक्यूल्स का। इसलिए प्लांट्स में वैक्यूल्स बड़ा होता है और एनिमल सेल को इतना पानी नहीं चाहिए, इसलिए एनिमल सेल का जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, ठीक है? अभी जब हम एनिमल सेल पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद प्लांट सेल पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों में डिफरेंशिएशन करेंगे।
कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर हम एक पॉइंट लिखेंगे कि एनिमल सेल में वैक्यूलोस छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा। रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट सेल को पानी ज्यादा चाहिए और एनिमल सेल को पानी कम चाहिए। वैक्यूलोस आपको समझ आ गया। अब हमारा समझ एक ऑर्गेनल शुरू होता है सेंट्रियोल। सेल ऑर्गेनल्स हमारा ये छठा है, 1 2 3 4 5 6, छठा हमारा शुरू होता है सेंट्रियोल्स। ये क्या होते हैं? आपने शब्द सुना होगा सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स देखो, इनका बेसिकली काम होता है सेल डिवीजन। क्या काम होता है जी? सेल डिवीजन। अगर किसी भी सेल ऑर्गेनल की या अगर कहीं पर भी सेल की डेथ हो जाए तो उसकी जगह नए सेल लाने का जो काम होता है वो किसका होता है? सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम का काम होता है, आपने देखा होगा, अभी मैं आपका हाथ पकड़ूं और दीवार से घिस दूं तो आपकी यहां से स्किन छिल जाएगी। अब छिलने के बाद यहां पे नई स्किन भी तो लानी है, तो नई स्किन लाने का मतलब है कि नए सेल्स यहां पे डेवलप करने पड़ेंगे, सेल डिवीजन करना पड़ेगा। तो वो जो आपकी नई स्किन जो आएगी, वो नई सेल डिवीजन तो हो के आएगी, सेल लगातार डिवाइड होंगे डिवाइड होंगे डिवाइड होंगे, करते 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 नई स्किन आ जाएगी आपके। तो वो जो नई स्किन जो आपके आती है वो किसकी वजह से आती है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल को रैपिडली डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, और जो इंजरी होती है वो भर जाती है। तो सेल डिवीजन का काम किसका होता है? सेंट्रोसोम का। अब यहां पे समस्या क्या है ना, कई बार सेंट्रोसोम पगला जाता है। मान के चलो घर पे लड़ाई हो गई इसकी रात बात नहीं हुई अपनी उनसे, उन्होंने मैसेज नहीं करा, सेंट्रोसोम घुस आ गया। अगले दिन आएगा, धड़ाधड़ 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 सेल डिवाइड कर देगा। अब भाई अगर मेरे इतनी चोट लगी है और अगर मेरी इतनी स्किन गायब हुई है तो जरूरी है ना कि नई स्किन भी जितनी चोट लगी है उतनी में आई। पता लगा चोट लगी है इतनी, स्किन आ गई इतनी, तो बाकी स्किन में लटका के घूमूंगा? नहीं घूमूंगा ना। लेकिन सेंट्रोसोम पगला जाता है, दुनिया भर के सेल डिवाइड कर देता है। कई बार जब हमारी बॉडी के अंदर अनडिविजनल ग्रोथ होने लगती है, अनडिविजनल ग्रोथ का मतलब क्या है? सेंट्रोसोम सठिया गया है, लगातार सेल डिवाइड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। इसको बोल रहे हैं रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, लेकिन सेंट्रोसोम रुक ही नहीं रहा है, लगातार सेल डिवाइड करे जा रहा है। इसको ऐसे समझो, देखो ये लीवर है, ठीक है। लीवर छोटे छोटे छोटे, ये गॉल ब्लैडर में हटाओ, ये छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होगा लीवर, ठीक है जी। देखो मेरी आर्ट पे मत जाना, मेरी आर्ट थोड़ी ऐसी है, अवार्ड देने लायक है ना। देखो ये छोटे छोटे सेल्स से बना होगा लीवर, अंदर बड़े बना देता हूं, टाइम इतना नहीं है अपने पे कि मैं छोटे छोटे सेल्स बनाऊं, नहीं तो 4 साल तो उसी में लग जाएंगे। ये सेल से मिलके बना हुआ है हमारा लीवर, ठीक है। अब मान के चलो आपका इतना सा लीवर डैमेज हो गया, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का काम होगा कि यहां पर नए सेल बनाए, और नए सेल सिर्फ इतने बनाए जितने डैमेज हुए हैं। अब सेंट्रोसोम पगला गया है, सेल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, डिवीजन करी जा रहा है, लीवर को सटा दिया, दिल विल साल हिला दिया जगह से, और लीवर ही सारा आपका जगह घेरता जा रहा है। दिल को धकेल दिया, फेफड़े धकेल दिए, पैनक्रियास धकेल दिया, ईसोफेगस नली पली सब धकेल दी, आपकी गॉल ब्लैडर, पेट, आंत सब बिखेर दिया, और लगातार लीवर ही बड़ा होता जा रहा है। किस लिए होता जा रहा है? क्योंकि सेंट्रोसोम काम रोक ही नहीं रहा है, सेल डिवाइड करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो हमारी बॉडी में कई बार सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन औकात से ज्यादा कर देता है, औकात से ज्यादा कर देता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का बहुत जरूरी है कि सेंट्रोसोम अपना काम बड़े अच्छे से करे। अच्छा, किसी किसी में सेल ग्रोथ होती नहीं है, बोना रह जाता है, छोटा रह जाता है। किसी की में सेल ग्रोथ इतनी हो जाती है कि टांड छू जाता है। तो सेंट्रोसोम की एग्जैक्ट फंक्शनिंग बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि सेल डिवीजन का काम पूरी बॉडी में कौन कर रहा है? सेंट्रोसोम। अगर ये अनवांटेड लगातार सेल डिवीजन कर ही जा रहा है तो हमें क्या बन जाता है जी? ट्यूमर, गांठ, और वो गांठ आगे जाके किसका रूप ले लेती है? कैंसर, ठीक है। तो ट्यूमर या कैंसर कब होता है? जब आपका सेंट्रोसोम प्रॉपर फंक्शनिंग ना करके लगातार सेल डिवाइड करता ही जाए जरूरत से ज्यादा। जब जरूरत से ज्यादा, अब मान के चलो हमारी पूरी बॉडी में हमारे सारे ऑर्गन्स की एक स्पेसिफिक जगह है, अगर वो उससे थोड़ा सा भी इधर उधर भटकेगा तो बाकी ऑर्गन से जाके सटेगा, वो
उनको उनकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। लेकिन आपका सेल डिवीजन ग्रोथ हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। मान के चलो आपका लीवर ही सेल डिवीजन करे जा रहा है, तो जो सेल डिवीजन के इसके लीवर के जो आसपास के ऑर्गन्स है वो कहां जाएंगे? भाई लीवर लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा तो जगह भी घेरेगा। जब वो जगह घेरेगा तो बाकी के ऑर्गन्स कहां जाएंगे? उनमें इम्प्रॉपर मजा नहीं आएगा, वो लीवर को धकेलेंगे, वो उनको धकेलेगा, गांठ बड़ी होती जाएगी, धीरे धीरे सेल्स सड़ने लगेंगे और सड़ने के बाद लगातार आपकी बॉडी में फंक्शन, ये क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर कुछ चीजें होने लगेंगी, आपको रोग होने लगेंगे और उसके बाद ट्यूमर बन जाता है, सिस्ट बन जाती है, वो कैंसर हो जाता है। समझे? तो ट्यूमर आप समझे कैसे बनता है? ट्यूमर बनता है सेंट्रोसोम के पागल हो जाने से। ठीक है। अब जब भी हमें ट्यूमर होता है तो हम क्या करते हैं? आजकल तो देखो, अभी तक तो हम क्या करते हैं? कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं? कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर पेशेंट को। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जितने भी सेल्स ऐसे हैं जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, कैंसर सेल की सबसे बड़ी खास बात होती है कि बहुत फास्टली ग्रो करने लगते हैं। अब कीमोथेरेपी को कमांड दी जाती है कि इस पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, जाके उन्हें मार दे। अब कीमोथेरेपी जैसे हमारी बॉडी के अंदर दी जाती है, वो ऐसे सेल्स को ढूंढती है जहां पर सेल ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। लेकिन कई बार सेल ग्रोथ जल्दी जल्दी वो भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जैसे हमारे बाल बढ़ना। हमारे बाल के सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, इसलिए हमारे बाल बड़े होते हैं। अब कीमोथेरेपी को तो कमांड दी गई है कि इसकी पूरी बॉडी में जहां भी सेल फटाफट डिवाइड हो रहे हैं, जा और उनको मार दे। इसलिए जब भी कीमोथेरेपी किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसके बाल झड़ जाते हैं। क्यों झड़ जाते हैं? क्योंकि बाल में भी लगातार सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा है और कीमोथेरेपी को कमांड दी गई है कि जहां भी रैपिड डिवीजन हो रहा है, जाके उन सेल्स की डेथ कर दे। इसलिए आपने देखा होगा जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें गंजेपन की एक नॉर्मल प्रोसेस देखने को आपको मिलता है, वो गंजे देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बालों पे भी जाके अटैक करता है कीमोथेरेपी। आप समझ गए कीमोथेरेपी पेशेंट में हमेशा बालों की कमी क्यों होती है? बिकॉज बाल एक ऐसे सेल्स से बना है जो रैपिड डिवीजन करते हैं और कीमोथेरेपी बताया जाता है कि तुझे उन सेल्स को जाके मारना है जो डिवीजन बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि सेंट्रोसोम अपना फंक्शन बहुत अच्छे से करे। देखो, ज्यादा कर देगा तो आपकी पूरी बॉडी में उल्टे सीधे काम, कैंसर ट्यूमर होने लगेगा। अगर सेल डिवीजन अच्छे से नहीं होगा तो आपकी हाइट रुक जाएगी, आप गैठे रह जाएंगे। ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सेल ऑर्गेनल्स में से एक हमारा सेंट्रोसोम है। ठीक है जी, सेंट्रोसोम का समझ आ गया। सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन दो तरीके की होती है, माइटोसिस, मियोसिस, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। पढ़ाना आपका कुछ नहीं छूटेगा, सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक पढ़ने का सीक्वेंस होता है। अब मैं यहीं पे अगर सेल डिवीजन घुसा दूंगा, माइटोसिस मियोसिस पढ़ाने लगूंगा, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स, हम वहां से भटक जाएंगे। अभी हमने लाइसोसोम्स पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, वहां से हम भटक जाएंगे। ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स समझो, प्रोसेस आपको सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। सेंट्रोसोम समझ आ गया, सेल डिवीजन करता है। अगर अनवांटेड ग्रोथ हो जाए तो हमें ट्यूमर हो जाता है, जिसका इलाज क्या है? कीमोथेरेपी। देखो, कैंसर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं। आजकल भारत में खैर व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं, अब इलाज बहुत अच्छा, बेसिकली दिल्ली में। मैं भारत में तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर महिलाएं, पुरुष, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि ट्रीटमेंट के लिए तरसती है। लेकिन हाँ, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अभी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता है। हालांकि उनपे बर्डन बहुत है। हम लोग सिर्फ अपने नजरिए से उनको बोलते हैं कि डेट इतनी दे दी, वहां तक बताओ, अभी एक्सरे होना है, 3 साल की डेट दे दी। लेकिन उनपे भी लिमिटेशंस है। डॉक्टर्स भी बेचारे इंसान ही है, भगवान तो है नहीं, है ना। आप उनका अगर शेड्यूल देखेंगे तो बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है उनका भी। अब हमारा सेंट्रियोल्स के बाद शुरू होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद हम मेन पढ़ेंगे न्यूक्लियस, जिसको मॉनिटर ऑफ सेल बोला जाता है। अब देखो, लाइसोसोम समझो, ये सेल है आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी एपरेटस, ये राइबोसोम, ये सेंट्रियोल्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गया आपका लाइसोसोम्स, ये वैक्यूल्स और ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। देखो, अभी हम न्यूक्लियस को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियस का काम होता है कि इन सब के काम को मॉनिटर करे। क्या करे? मॉनिटर।
मॉनिटर मतलब कि ईआर अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया सब अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, ये काम होता है न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस के साथ एक परेशानी है कि न्यूक्लियस इन पे नजर तो रखता है, लेकिन न्यूक्लियस इनको धमका नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? धमका नहीं पाता, डरा के नहीं रख पाता, दबदबा नहीं बना पाता। अब उसका कई बार ही सेल ऑर्गेनल्स फायदा उठा लेते हैं। वो जानते हैं न्यूक्लियस मॉनिटर ही तो है, कुछ कर तो पाएगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया बोल देता है भाई आज हम काम नहीं कर रहे, हटो। न्यूक्लियस बोलता है भाई काम कर लो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुमसे काम कराएं। माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा तेरी जिम्मेदारी कराता रहे, मैं काम कर ही नहीं रहा। न्यूक्लियस बोलेगा देख भाई मेरे को कम मत समझ, इन हाथों ने हथियार फेंके हैं, बस चलाने नहीं भूले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा लंबी लंबी बात मत कर, भाग यहां से। न्यूक्लियस की हो जाती है बुद्धि खराब। और न्यूक्लियस ने अपना एक चेला रख रखा है जो सबको धमकाने का काम करता है, और वो चेला है लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का बस एक काम है कि कोई भी अगर अच्छे से काम ना करे तो जाकर उसे धमका दे। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया से न्यूक्लियस बोले जा रहा था काम कर काम कर काम कर, माइटोकॉन्ड्रिया ने मना कर दी। न्यूक्लियस आएगा लाइसोसोम्स को बोलेगा हाँ भाई लाइसोसोम्स। लाइसोसोम बोलेगा हाँ गुरुजी बताओ क्या बात है। यार वो माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत देर से कह रहा हूं काम कर काम कर काम कर, कह रहा है आज छुट्टी पे जा रहा हूं मैं। लाइसोसोम कहेगा ऐसे कैसे छुट्टी पे जा रहा है, रुको मैं बताता हूं। और लाइसोसोम जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास कि हाँ भाई बता क्या बात है, कैसे काम नहीं कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स को देखते के साथ ही बोलूंगा सर कर रहा हूं, सर मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कैसा एंजाइम जी? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। आप बोल सकते हैं एक तरीके का एक सब्सटेंस है, केमिकल है, जो लाइसोसोम्स के अंदर 24 घंटे भरा होता है। इनमें से जो भी ऑर्गन काम करने से मना करता है ना, लाइसोसोम जाके इस वाले एंजाइम को उसके ऊपर छिड़क देता है, और जैसे ही वो छिड़क देता है उस ऑर्गन की डेथ हो जाती है। अब आप बोलोगे ले भैया माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, सेल के अंदर पावर कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम जिंदाबाद। न्यूक्लियस ऑर्डर देगा सेंट्रोसोम को कि पुराना वाला माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तितर बितर कर रहा था, तो लाइसोसोम से मैंने उसको मरवा दिया, एक सेल डिवीजन करके जरा नया माइटोकॉन्ड्रिया बनियो। सेंट्रोसोम तुरंत नया माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा, और नए वाले माइटोकॉन्ड्रिया को बता दिया जाएगा कि देख भाई तुझसे पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया था, ज्यादा तितर बितर कर रहा था, लाइसोसोम ने उसे समझा दिया था तो भी काम ढंग से करिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला ढंग से काम करेगा कि भैया पता चला लाइसोसोम की बुद्धि खराब हुई, मुझे फिर मार दे। लेकिन एक बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एक दिन न्यूक्लियस ही छुट्टी पे चला गया, मान के चलो। न्यूक्लियस ने बोला यार आज काम करने का मन नहीं कर रहा, जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से काम ही कर रहे हैं। अब भाई तुम काम नहीं करोगे इंसान की बॉडी खराब हो जाएगी। और न्यूक्लियस ने जैसी छुट्टी करी, सारे सेल ऑर्गेनल्स खुश हो गए, अरे बल्ले बल्ले आज तो हमारा मॉनिटर ही नहीं आया, आज तो हमारा मॉनिटर ही नहीं आया। इमेजिन करो कि क्लास में से टीचर तो चली जाए और मॉनिटर भी ना आए, बच्चे उस दिन समझते हैं आज हम अधिकारी हैं। और सेम ऐसी ये सारे सेल ऑर्गेनल्स समझ रहे हैं कि आज हमारा मॉनिटर क्या है, छुट्टी पे। अब जैसे ही मॉनिटर छुट्टी पे चला गया पूरा न्यूक्लियस, अब काम आता है लाइसोसोम का कि भाई लाइसोसोम सबसे काम करवाए। लाइसोसोम बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया से काम कर, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा मैं ही नहीं, गोल्गी एपरेटस को जाके बोलो वो भी तो काम नहीं कर रहा है। तो लाइसोसोम आएगा गोल्गी एपरेटस के पास, काम क्यों नहीं कर रहा है भाई? बोलेगा मैं थोड़ी नहीं, राइबोसोम से जाके बोलो वो भी तो काम नहीं कर रहा है। तो राइबोसोम के पास आएगा लाइसोसोम, सब भगाते रहेंगे लाइसोसोम को इधर उधर इधर उधर। लाइसोसोम कहेगा इनकी जात का पैदा मारूं, आज इनका मॉनिटर छुट्टी पे थे, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत। अब लाइसोसोम की बुद्धि खराब हो जाएगी। लाइसोसोम क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है सारा का सारा इनके ऊपर स्प्रेड कर देगा। क्या कर देगा? फैला देगा, स्प्रेड। और क्योंकि उसमें एसिड होता है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, इनके ऊपर वो एसिड गिर जाएगा, और पूरे सेल की क्या हो जाएगी? डेथ। क्या हो जाएगी? सेल। जब ये एसिड पूरे पे स्प्रेड करेगा तो ये लाइसोसोम पे खुद पे भी गिर जाता है, और लाइसोसोम की भी डेथ हो जाती है इस प्रोसेस में। लाइसोसोम्स की भी क्या हो जाती है? डेथ। इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल वेव। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल वेव, क्योंकि वो कई बार हाइड्रोलिटिक एंजाइम का जब स्प्रेड करता है तो पूरे सेल की डेथ के साथ साथ उस लाइसोसोम की भी डेथ हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोला गया? सुसाइडल वेव। आत्महत्या कर लेता है एक तरीके से। अब आप बोलोगे कि नया सेल कैसे बनेगा, तो बराबर में तो सेल्स है,
उनके सेंट्रोसोम एक नया सेल बना देंगे। सेंट्रोसोम का तो काम ही है सेल डिवीजन। समझे जी? समझे? ये काम होता है लाइसोसोम का कि सबको लाइन पे रखना, और अगर ना माने तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम उनके ऊपर स्प्रेड कर देना। ठीक है, अब हमारा मेन ऑर्गेनल शुरू होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स। और न्यूक्लियस को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप बाकी के 3 ऑर्गन्स आज हमने कर लिए, कौन कौन से? राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। आज हमने 4 कर लिए, ये हमने 3 कर लिए थे। अब हमारा बचेगा क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, उसके बाद जीन्स, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, सारी चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल आपका शुरू हो जाएगा, डीएनए, आरएनए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा और होपफुली आपको ये समझ आ रही है। और अगर भैया वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।